नमस्कार। विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान में हम कर रहे थे पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें हमने पढ़ लिया था कि पदार्थ क्या होता है, इसकी अवस्थाएं क्या है और उन अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। तापमान का प्रभाव पढ़ा, दाब परिवर्तन का प्रभाव पढ़ा। दाब परिवर्तन प्रभाव के अंदर हमने कुछ इम्पोर्टेंट बातें छोड़ दी थी जो आज बताते हैं कि जो एटमॉस्फेयर होता है वो गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। जब हम दाब के प्रभाव को पढ़ रहे थे तो हमारे नाम आया था एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर क्या होता है? जो गैस के अंदर दाब डाला जाता है उसका क्या है ये मात्रक। और दाब का, प्रेशर का ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल। एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल वायुमंडल में वायुमंडल का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। इनमें से बहुत छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं। और इसे क्या कहते हैं? सामान्य दाब। यानी समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब पर 1 एटमॉस्फेयर होता है और इसे सामान्य दाब कहते हैं। फिर बात आती है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जो होता है वो हम देखते हैं हमारे घरों के आसपास पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं। वाष्पीकरण यानी वाष्प मन जाना। जो पेड़ पौधे होते हैं तो सुबह उनकी पत्तियों पर क्या पाया जाता है? छोटे छोटे जल की बूंदें पाई जाती हैं। जैसे ही तापमान बढ़ता है तो वो बूंदें वाष्प बनकर वायुमंडल में चली जाती हैं। तो आज हम अगला टॉपिक लेंगे वाष्पीकरण। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है। क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचने पर कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता। क्या हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं? ये एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव, ठोस कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। गैस हो चाहे द्रव हो ठोस हो, उनमें क्या पाई जाती है? गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। तो ध्यान देने वाली यहाँ परिभाषा क्या आ गई प्रश्नों में पूछी जाए तो? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। क्वथनांक क्या हो गया? द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्वथनांक कहलाती है। फिर है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला है सतह क्षेत्र बढ़ने पर। सतह क्षेत्र बढ़ने पर। सतह क्षेत्र बढ़ने का अर्थ हो गया कि हम कोई कपड़ा सुखा रहे हैं। एक दो कपड़े लेते हैं, एक कपड़ा तो हमने इकट्ठा करके सुखाया और दूसरे कपड़े को हमने उसको फैला के सुखाया है। तो कौन सा जल्दी सूखेगा? जो हमने फैला के सुखाया है वो जल्दी सूखेगा। तो उस फैलाया जो कपड़ा है उसका जो सतह क्षेत्र है वो क्या है? बढ़ गया है।
और जो इकट्ठा करके सुखाया था उसका सतह क्षेत्र कम था। हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हमें उन्हें फैला देते हैं। दूसरा है तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो इसका भी हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि कपड़े एक तो धूप में सुखाए और एक छांव में सुखाए, तो कौन से कपड़े जल्दी सूखेंगे? जहाँ तापमान अधिक मिलेगा, यानी जहाँ पे सूर्य का जो प्रकाश है अधिक मिलेगा, वो कपड़े जल्दी सूखेंगे, क्योंकि कपड़ों के अंदर जो जल था वो गतिज ऊर्जा के कारण वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है, और जो छांव में थे उनको तापमान की कमी होती है, इसलिए वो धीरे सूखेंगे। फिर है आर्द्रता में कमी। वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल यानी जो हवा होती है, हवा में जलवाष्प की मात्रा को ही क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगर वायु में जल की मात्रा अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी, और जल की मात्रा कम होगी तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। फिर आता है वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल की मात्रा घट जाती है। फिर है वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के दौरान कम ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो आप क्या अनुभव करते हैं? इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है, यानी ठंडा ठंडा लगता है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण को गुप्त ऊष्मा गर्म जल को शीतल बनाती है। ये हम करते भी हैं। जब धूप ज़्यादा होती है तो हमारे घरों में छिड़काव करते हैं जल का, और ये किस कारण होता है कि जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है वो गर्म सतह को क्या कर देती है? शीतल कर देती है। फिर अगला प्रश्न है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े ही क्यों पहनने चाहिए। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं, वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर के या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर को अवशोषित कर लेती है, जिससे शरीर क्या हो जाता है? ठंडा या शीतल हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, यानी जो सूती कपड़े होते हैं वो जल का अवशोषण यानी वो ग्रहण अधिक कर लेते हैं, इसलिए हमारा पसीना हमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। फिर अगला सवाल है कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं। जो बर्फ़ होता है उसका, चाहे गिलास हो, कटोरी हो, कुछ भी ले लो आप, कोई भी बर्तन, तो उसकी सतह पर जल की बूंदें हमें क्यों दिखाई देती हैं। तो किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं
जल्दी ही बर्तन की भारी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेगी। वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा, वायु में उपस्थित जो जल वाष्प है उसकी ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आती है। फिर प्रश्न है जो आपको बताने हैं। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? दूसरा प्रश्न, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? ये जो 5 प्रश्न हैं ये आप पूरा लेसन हो गया है और इस पूरे लेसन को पढ़कर, ये वाष्पीकरण वाला टॉपिक पढ़कर ये 5 प्रश्न के उत्तर आप मुझे देंगे। फिर इम्पोर्टेंट बात कि हम पढ़ रहे थे 3 प्रकार के पदार्थ, लेकिन आधुनिक समय में वैज्ञानिकों ने 5 अवस्थाओं बताई गई हैं पदार्थ की: बोर्न्स, आइंस्टीन, कंडेंसेंट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा क्या होता है? इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। अधिक ऊर्जा वाले कण होंगे वो उत्तेजित अधिक होंगे। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होती है। तो ये जो प्लाज्मा ये कहाँ पाई जाती है? फ्लोरेसेंट ट्यूब में और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा पाई जाती है। नियॉन बल्ब के नियॉन गैस में फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाह होने पर यह गैस आयनीकृत आवेशित हो जाती है और आवेशित होने से ये ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण सूर्य और तारों की भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। तो जो ट्यूबलाइट्स होती हैं या नियॉन बल्ब होते हैं उसमें जो सफ़ेद कलर का पाउडर जैसा दिखाई दे रहा है, चमकीला पदार्थ दिखाई दे रहा है, वो क्या होता है? प्लाज्मा। फिर अगली अवस्था है बोर्न्स आइंस्टाइन कंडेंसेट। सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक का नाम है, नई पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोर्न्स आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC कहा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, BEC का पूरा नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग कैटरेले और कॉल ई वेमेन को बोर्न्स आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो दूसरा प्रश्न बन जाता है कि 2001 में किसको बोर्न्स आइंस्टाइन कंडेंसेट के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर है सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000 के भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने को ही क्या कहते हैं? BEC बोर्न्स आइंस्टाइन कंडेंसेट तैयार होता है। www.champ4kids.com पर लॉग ऑन करके पदार्थ की 4थी और 5वीं अवस्था की और अधिक जानकारी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 9वीं क्लास का पहला पार्ट पूर्ण। धन्यवाद।
धन्यवाद।